इस तरह की परियोजना को बनाता कौन है और कैसे ये देश में आ जाती हैं। तापी जैसी परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा विफल उदाहरण है। अक्सर कन्वेंशनली ऐसे टाइम में कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बड़ी सफल हो गई और उसका उदाहरण तापी गैस परियोजना है। ऐसा नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की विफलता का उदाहरण है। विफलता क्यों? क्योंकि जिस वक्त इसका परियोजना का आधारशिला रखी गई थी उस वक्त की हालात ऐसे थे कि अमेरिका का प्रभुत्व उस वक्त भारत सरकार के ऊपर काफ़ी था, प्रभाव काफ़ी था। और दूसरा ये कि जो इकोनॉमिक्स उस वक्त की थी वो इस फेवर में जाती थी कि गैस को इस्तेमाल किया जाए और बड़े सस्ते रेट पर वो गैस अवेलेबल थी। आज भी अगर तुर्कमेनिस्तान की गैस को हम देखें प्राइस के हिसाब से तो ज़ीरो वैल्यू है उसकी, वो वेस्ट हो रही है और उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। आज भी अगर हमारे यहाँ आ जाएगी तो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी सिक्योरिटी, कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट करने वाली डील हो सकती है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट तैयार हुआ, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को स्टडी किया गया, तो उस वक्त जो तुर्कमेनिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वहाँ आज भी जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कोई भी आतंकवादी घटना वहाँ नहीं हुई। ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे देश में और विदेश में इस तरह की परियोजना की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जागृत हो सके। तो तुर्कमेनिस्तान के नज़रिए से ये एक परियोजना बड़ी वायबल थी और अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी उस वक्त भी और आज भी आतंकवादी गतिविधियों पर बड़ा नियंत्रण था। लेकिन कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अपना खेल खेलती है वो उदाहरण मिलता है कि कैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के उन रास्तों से होकर ये पाइपलाइन गुजारी गई परियोजना के स्तर पर कि जहाँ पर इसका कोई लाभ उस देश को तो दिखता था, लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट को कंसीव करने वाले जो एक रखते हैं मन में विचार कि ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, रिसोर्सेज का मिनिमम वेस्ट होना चाहिए और उसका आउटपुट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ज़्यादा डाइवर्जन ना हो, लेंथी ना हो। तो एक ये था कि एक स्ट्रेट लाइन हो जो मैक्सिमम पॉसिबल जियोलॉजिकली और टोपोलॉजिकली पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होमलैंड सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के स्टूडेंट होने के नज़रिए से मैं देखता हूँ तो ये परियोजना उस वक्त भी बहुत ज़्यादा वायबल नहीं थी, अट्रैक्टिव नहीं थी और आज भी नहीं है। मैं ये तभी ये कहता था जब ये परियोजना बनी थी उस वक्त से, और आज भी जब मैं गेल में नहीं हूँ अभी भी मैं यही मानता हूँ कि तुर्कमेनिस्तान इज़ द कंट्री विच हैज़ एवरीथिंग टू गेन एंड इंडिया इज़ द कंट्री विच हैज़ एवरीथिंग टू लूज। So this is my opening remark here, and further I can discuss on what were the constraints. बट के बारे में ये एक अप्रोच था सिक्योरिटी के बारे में कि जॉइंट सिक्योरिटी टास्क फोर्स बनेगा। इसमें कुछ इशू थे जो अभी भी अनरिजॉल्व है, उस वक्त भी अनरिजॉल्व थे। तो एक तो टेक्निकल जो मैंने हल्का सा उस बात को छेड़ा था कि रूट ऑफ पाइपलाइन इज़ नॉट ऑप्टिमल लाइन। ऑप्टिमल लाइन जो है पाइपलाइन लेइंग एक्सपर्ट्स जो सर्वे करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, तो ऑप्टिमल लाइन को प्रीफर करते हैं, वो ये हुआ नहीं। दूसरी बात ये कि दे आर अनरिजॉल्व पॉलिटिकल एंड मिलिट्री प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। वी नो व्हाट आर द करंट सिचुएशन। दैट टाइम ऑल्सो थिंग्स वर नॉट वेरी upright and bright and shiny. Things were under cloud that time also. अफ़गानिस्तान का जो ये पाइपलाइन, जिस एरिया में अफ़गानिस्तान में ये पाइपलाइन जाती है वो है वेस्टर्न रीजन। सेंट्रल रीजन को इसमें अवॉइड किया गया। सेंट्रल रीजन इज़ द रीजन विच हैज़ गॉट तालिबान सुप्रीमेसी। वहाँ तालिबान की सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा है और तालिबान की सुप्रीमेसी के साथ साथ अफ़गानिस्तान में जब आज की तारीख में यूएसए विड्रॉ कर रहा अपने ट्रुप्स को, तो तालिबान का वो इलाका बड़ा अनस्टेबल इलाका है। वहाँ हर 10 किलोमीटर के बाद एक नई कबीला है, उनके वारलॉर्ड्स अलग हैं, उनके डिमांड्स अलग हैं। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, मिलिट्री अनरिजॉल्व इश्यूज विद द प्रेजेंट
यूएसए का विड्रॉल और ट्रुप्स, ये सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि उसमें वॉरलॉर्ड्स का बड़े टेम्परामेंटल है। किस किस के साथ आप एंगेज करेंगे? एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये होता है कि यू एंगेज थ्रू डिफरेंट लेवल्स। देयर इज स्टेट एंड दे आर नॉन स्टेट ऑपरेटर्स ऑल्सो। तो हम जो पाकिस्तान के रेफरेंस में कहते हैं, बड़ा फेमसली उन्होंने कहा था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो अफगानिस्तान में भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो उनको हैंडल करना एक गवर्नमेंट के लेवल पर बड़ा मुश्किल है। अमेरिका का एक जो है बिग डैडी अप्रोच जो अमेरिका का था, आज नहीं है। आज अमेरिका के साथ इंडिया की इक्वेशन अलग है। उस वक्त अमेरिका का प्रेशर की वजह से, एडीबी के लोन की वजह से फंडिंग एडीबी की हुई, लेकिन एडीबी की फंडिंग से ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला। और आखिर में एक जो बात आती है वो ये कि जब चार देशों के बीच में एक समझौता हो रहा है पाइपलाइन का, जहां मल्टी मिलियन डॉलर्स स्टेक पर होंगे और एनर्जी सिक्योरिटी जहां पैरामाउंट कंसर्न है, तो वहां पर अगर कुछ गलत हो जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि वहाँ से चलेगी गैस, तो अगर पाकिस्तान तक पहुँच गई और पाकिस्तान ने आगे स्विच ऑफ कर दिया, तो पाकिस्तान हैज़ गॉट एवरीथिंग टू गेट। सपोज तुर्कमेनिस्तान से गैस चली, अफ़गानिस्तान में उनके अपने जो टेपो पॉइंट्स हैं, वहाँ अपने कस्टमर के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो उन्होंने ले लिया और उसका शायद पैसा भी शायद वो पे कर सकते हैं तुर्कमेनिस्तान को। लेकिन आगे की सप्लाई जैसे ही उनके टेपो पॉइंट से, उनके कस्टमर पॉइंट से आगे पाइपलाइन जाती है, वहाँ की सिक्योरिटी नेगलेक्ट कर दी और कहीं डिस्ट्रप्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी इंडिया को। चलिए, सक्सेसफुली अफगानिस्तान ने ध्यान रखा कि क्योंकि डाउन स्ट्रीम में अभी पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान की दोस्ती का वो तकाजा पूरा निभाएंगे, तो चलो पाकिस्तान तक तो जाने दीजिए। पाकिस्तान ने ले लिया, खर्चा तो इंडिया ने कर दिया, पाकिस्तान ने ले लिया। और पाकिस्तान से आगे जब डाउन स्ट्रीम इंडिया को जा रही है फजिल्का साइड में, फजिल्का तक अब जो उनका देखें बलूचिस्तान वाला इलाका और जो फ्रंटियर इलाका जो है, वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की हुकूमत की कुछ चलती है क्या? अफ़गानिस्तान में भी ये क्वेश्चन है और पाकिस्तान में भी यही क्वेश्चन है, जहाँ बलूचिस्तान जैसे इलाके में भले जो कुछ भी वहाँ चल रहा हो और ये लगता हो कि वहाँ जो भी चल रहा है आज़ादी के लिए है और पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, इंडिया का उसमें कोई इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन टापी के प्रोजेक्ट में तो इंडिया का ये इंटरेस्ट होगा कि बलूचिस्तान रिमेन्स पीसफुल, और बलूचिस्तान पीसफुल रहने वाला नहीं है, पाकिस्तान के कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो वहाँ से क्या होगा कि पाकिस्तान को तो अपने बेनिफिट सारे ड्रॉ कर लिए और आगे जो है डिस्ट्रप्शन हो जाता, तो इंडिया तो अब ये पूरी तरह से उनके रहमो करम पर बैठा है कि अफ़गानिस्तान तो आने दे तो आ जाएगा, पाकिस्तान आने दे तो आ जाएगा, और आखिर में हम लेने वाले कितना है, 5% के करीब है गैस का, और हमारा खर्चा कितना हो रहा है। और फिर बात जो आती है वो सिक्योरिटी की, किसकी सिक्योरिटी वहाँ चलेगी? यूएन फोर्स की चलेगी? चल रही है क्या? अमेरिका की चल पाई क्या? तो अब ये कि एक प्राइवेट एंटिटी एक जॉइंट सिक्योरिटी टास्क फोर्स बना दे और उसके बाद हम ये उम्मीद करें कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, आर सिक्योरिटी कंसर्न्स आर टोटली एड्रेस एंड वी आर वेरी एश्योर्ड। नो, ये तो एकदम बड़ी गलतफहमी है, और ऐसी गलतफहमी के चलते हुए इस तरह का प्रोजेक्ट करना वायबल नहीं है। ईरान ओमान इंडिया पाइपलाइन ये कंपैरेटिवली बेटर वायबल ऑप्शन है, और इसमें एनर्जी सिक्योरिटी और जहां इकोनॉमी की भी बात करें, इकोनॉमी में भी ये फेवरेबल है। हालांकि इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें तो टापी वुड हैव बीन वेरी चीप, बट दैट इज़ नॉन वायबल बिकॉज पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस। बट ईरान ओमान पाइपलाइन टुडे अगेन फेसेस बिट ऑफ क्लाउड्स। वो इसलिए कि अभी जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है और हेगेमनी है उस एरिया में, ईरान को जो प्रेशर में रखना चाह रहा है और ईरान प्रेशर में नहीं आना चाह रहा, तो उसके वजह से ईरान ओमान इंडिया पाइपलाइन भी बड़े चैलेंज वाले रास्ते से गुजर रही है। तो ये है कि टेक्निकली और रिलेटिव वैल्यू में अगर हम देखें तो बेटर ऑप्शन IOI पाइपलाइन है। टापी कैन बी पुट ऑन बैक बर्नर, मे बी थिंग्स विल इम्प्रूव। जब ये अच्छे होंगे, जब कभी अच्छे हालात बनेंगे तब हो जाएगा, अभी तो नहीं लगता।
इंडिया ओमान पाइपलाइन में अभी भी संभावनाएं हैं, इसको देखें, ये रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। 20 साल हो गए, बहुत सारे हम जैसे जिन्होंने करियर शुरू किया था वो रिटायर हो गए, बहुत सारे डेलीगेट्स यहाँ से गए, अलग अलग कंट्री में फॉरेन टूर हो गए। जब इंटरनेशनल पाइपलाइन का इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो 2 कंट्री 3 कंट्री, यहाँ 4 कंट्री इन्वॉल्व है, तो जितने ज़्यादा कंट्री इन्वॉल्व होंगे ये तो ऊँटों को बैलगाड़ी में बैठाने जैसा है, किसी का सिर निकलता है, किसी का पैर निकलता है। तो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से तो ये देखिए कि सेंट्रल और साउथ एशियन कंट्रीज़ में पार्टनरशिप और कॉमरेडी बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, इसके नज़रिए से ये एक बड़ा आइडियल प्रोजेक्ट था। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल, फाइन एग्जाम्पल होता, शो केस एग्जाम्पल होता। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की विफलता का भी उदाहरण है। तो आज तापी के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि दे आर बेटर थिंग्स टू हैंडल। एक हुआ था, जब हुआ था, अभी वो समय नहीं है। तालिबान को परसों ही पाकिस्तान ने बुलाया था मीटिंग के लिए, तालिबान नहीं आए। तालिबान अपने सरकार के बुलावे पर, अफ़गानिस्तान सरकार के बुलावे पर बातों में नहीं आता, उनके नेगोशिएशन में नहीं आता। और पाकिस्तान के मिनिस्टर अफ़गानिस्तान से आवेदन लेकर उनके देश में जाकर तालिबान से मीटिंग करना चाहते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से टेम्परामेंट दिखाएं, टेंट्रम दिखाएं और अपनी कंडीशन दिखाएं, तो बात आती है सोवरेन गारंटी। जब इस तरह के इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं तो उसमें सोवरेन गारंटी होती है। देश भारत, देश तुर्कमेनिस्तान, वो सोवरेन गारंटी देता है अंडर द सील एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड अंडर सील एंड गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट व्हाट इज़ द अथॉरिटी ऑफ सील एंड गारंटी ऑफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट? कंधार और काबुल से तो उनका आगे हुक्म चलता नहीं है। पाकिस्तान का जहाँ सरकार की हुकूमत है, तो सरकार की हुकूमत तो आज की तारीख में वैक्सीनेशन ड्राइव को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट आएगी तो वो प्रोविंस जो फ्रंटियर इलाके में है वहाँ भी क्या कर पाएंगे, ये हमेशा शक में रहेगा। तो मेरा तो मानना ये है, एक रक्षा विशेषज्ञ के नाते अगर कहें, मैं तो अपने को स्टूडेंट ही मानता हूँ, आपने खामोखा वो इंट्रोडक्शन में डाल दिया था। तो मेरी स्टडी ये कहती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि दे विल बी बेटर टाइम्स। अभी इसकी चर्चा ना ही करें तो अच्छा। तापी पे बिल्कुल भी सीरियस नहीं होंगे, उसके 2 वजह हैं। एक तो ये कि 20 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि चाइना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना ओवरबियरिंग और पावरफुल पोजीशन में हो जाएगा। ये 20 साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट ये तो 3 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था। 19 में सोचना शुरू किया और 20 में बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि चाइना ही अवॉइडेड, इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, you have to bear with it, try to circumnavigate, try to sideline, but it is very hard to do that. Today, Pakistan being so pally with China, because of financial crisis it is going through its own misdoings, misdeeds. तो अभी इतना दबाव में है चाइना के कि अगर चाइना कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, चाइना कहेगा तो शट अप, तो ये मियाँ साहब कुछ नहीं बोलेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। चाइना क्यों चाहेगा कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी थोड़ी सी और अपग्रेड हो जाए? एनर्जी सिक्योरिटी आज की तारीख में एक डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप हो चुका है और सुपर पावर बनने के पोस्चर में है, उस इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को और एश्योरेंस मिल जाए, वो चाइना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। कोई भी जो एडवर्सरी कंट्री है वो कोई भी नहीं चाहेगा। तो चाइना इतना तो श्रूड है और इतना कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान ये नहीं होने देगा। दिस विल नॉट मेटेरियलाइज, एंड अगेन बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थ्रू चाइना, प्रॉक्सी पाकिस्तान इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन तापी बिकॉज लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड का बड़ा फॉलोअर है और उसको बड़े अरमान है
कि जैसे टर्की को उन्होंने देखा था कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड में अनकंडीशनल लीडर बन जाए, एशिया में उसने पाकिस्तान के भी एक एम्बिशन है। मियाँ इमरान ने ये ऑफिशियली बताया हुआ है कि या तो टर्की खलीफा बन जाए और या फिर हम तो तैयार हैं माशाअल्लाह, जैसे वो बोलते हैं। तो उनकी ये भी एम्बिशन है। और कतर एक एश्योरेंस मिला हुआ है कि डोंट वरी, go through whatever is you have been asked to do and you have been doing commendably well and we assure you that you will get gas। तो ये कतर की तरफ से जो आएगा, अब वो भी है कि इसमें भी पाकिस्तान के पास तो चवन्नी भी नहीं है फंडिंग के लिए, तो ये फ्री में ही होगा, खैरात में ही होगा। तो इनका तो ज़कात में सारा काम चल रहा है, चाहे चाइना की तरफ से हो। चाइना ने तो जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, जो भी वो पैसा लगाते हैं उसमें वो गारंट कोलेट्रल रखते हैं। कोलेट्रल क्या, ग्वादर हमने देख लिया, पूरे वर्ल्ड ने देख लिया। तो कोलेट्रल ये होगा कि कुछ टाइम के बाद पूरा पाकिस्तान तो वो गिरवी पे रखे बैठे होंगे। तो ये तो ऐसे जुआरी हैं कि हर बार जब भी पासा डालते हैं तो कुछ ना कुछ अपने कंट्री का बड़े स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशंस वो अपने रख देते हैं गिरवी में चाइना को। तो इस बार भी ऐसा होगा। और कतर ने भी कोई इनको मेहरबानी करके ज़कात में नहीं देना, उन्होंने भी इनको देना है एक लोन, लॉन्ग टर्म लोन होगा। कंडीशन रीपे की इतनी मुश्किल होगी कि इनसे सदियों तक पेमेंट नहीं होगा, इंटरेस्ट तो ये दे ही नहीं पाएंगे, कैपिटल की तो बात भूल जाइए। तो ये सारा कुछ होगा। इट इज़ एंट्रैपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ इन उनका अपना ही खोदे हुए इतने गहरे गड्ढे हैं कि ये उसमें गिर चुके, बाहर निकलने की संभावना नहीं है। तो कतर का जो है वो देखिए कि पाकिस्तान को मिलेगा, और अल्टीमेटली जब ये डील फाइनल हो जाएगी, कुछ बातें बाहर निकल कर आएंगी, तो हम और आप शायद बहुत ज़्यादा अचरज में नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी ही शर्तें होंगी और पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, रोग नेशन ये हो जाएगा, ग्रे लिस्ट में है। देखिए क्या करते हैं, भगवान देखता है आगे क्या होता है। लेकिन तो ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए ताकि ये मेरा, अब ये गेल के मैनेजमेंट ने तो उस वक्त मेरा एडवाइस देने का काम नहीं था, मैं कंसल्टेंट नहीं था, मैं तो एग्जीक्यूटिव था, काम कर रहा था। तो ड्यू डिलीजेंस की बात आती है, सिक्योरिटी वेटिंग की बात आती है, तो मैंने इसी तरह की स्पष्ट बातें रखी थी। आज लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गेल का मैनेजमेंट ये बात सुने, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ, ऐलानिया बोल सकता हूँ कि ज़रा ध्यान दीजिए, ये समझदारी वाला डिसीज़न नहीं है। गवर्नमेंट के कंपल्शन तब थे, आज शायद गवर्नमेंट भी इतना कंपेल नहीं कर रही है। वो शायद एक कारपोरेट एंटिटी की वजह से अपनी एक कर्टसी और एटिकेट के नाते फंसे हुए हैं, जिससे आज ये कह दें कि टू हेल्प विद दिस टॉपिक एंड वी आर आउट ऑफ इट। शायद ऐसा करने में हिचकिचा रहे होंगे, कर देना चाहिए, ये कंपनी के भले के लिए अच्छा डिसीजन होगा। क्योंकि मनु जी, मैं सिक्योरिटी वेटिंग में दो ही फ्रेज थे एक सेंटेंस के, दो ही फ्रेज थे एक सेंटेंस के, जो मैंने पहले बोल दिया है। कॉन्सिक्वेंशियल हो गवर्नमेंट के और कंपनी के डिसीजन में, लेकिन अगर कंपनी या गवर्नमेंट सेंसिटिव है, अपने कान ज़मीन पे लगाए हुए सुन रही है कि क्या वाइब्रेशंस हैं, तो अगर ये वाइब्रेशंस फील कर सकती है तो शायद डिसीजन ले लेना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है ऐसा नहीं है। हर भारत का नागरिक जिसका सही दिशा में, यानी कि उल्टी दिशा में दिल धड़कता है, तो वो देश के लिए प्यार करता होगा, और शायद उसका देशभक्ति का जज्बा एक सैनिक के बराबर तो होगा ही होगा, शायद बहुत होगा, उनसे ज़्यादा भी होगा। अलग अलग तरीके से देशभक्ति के जाहिर करने के तरीके हैं। आपका देशभक्ति जाहिर करने का जो तरीका है कि आप $multi-million का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिससे देश में रोज़गार बढ़े, देश में समृद्धि हो और देश की ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बढ़े, तो ये एक सैनिक के देशभक्ति के जज्बे से ज़्यादा बड़ा है। और इसलिए आज की तारीख में सामाजिक राष्ट्रीय जो आपदा है, इससे देश उभर जाएगा, तो शायद पहली प्रायोरिटी एनर्जी सिक्योरिटी की होगी। एक स्ट्रेटेजिक थिंकर के नाते मैं ये सोच सकता हूँ कि जैसे ही इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर लेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी की पहली प्रायोरिटी है। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग इकोनॉमी तब तक डेवलप नहीं कर सकती जब तक इस तरह की गारंटी
आप जैसे जो प्रोजेक्ट को, वायबल प्रोजेक्ट को फंड करने को और उसको रियलाइज़ करने को तैयार है, इन लोगों को ज़रूर गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। और ये है कि प्रयास, एक भले ही छोटा सा प्रयास हो, मनु जी का हो, आपका जैसे है, हो सकता है कि एक गिलहरी की तरह मेरे जैसा आदमी भी हो सकता है कि कभी योगी जी के नज़र में कुछ बात आ गई, हमारी ट्वीट, हमारा फेसबुक या हमारा डायरेक्ट मेल या किसी और तरीके से, लेकिन आप घंटे एटलीस्ट मैं ऑन कॉल पर हूँ, मुझे बार बार ये पॉप आउट स्क्रीन पर व्हाट्सएप पे मैसेज दिखाई दे रहे हैं। होल डे होल नाइट वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कैन, सिलेंडर्स एंड हॉस्पिटल एडमिशन, इवन गेटिंग एम्बुलेंसेज, बिग चैलेंज। तो आज के हालत में ये पहले निपट लें इसको, और अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन एक बात तो है कि एक बिजनेसमैन क्या, एक जिम्मेदार नागरिक भी, जब कोई चीज़ बिना मांगे मिल रही होती है तो शक होना चाहिए। नथिंग गुड इज़ ग्रेटेस्ट। भीख में मिलने वाला, फ्री में मिलने वाला कोई भी चीज़ या तो काम की नहीं है, या फिर उसमें कुछ शर्तें लगी हुई हैं, कुछ धागे बंधे हुए हैं, स्ट्रिंग्स हैं। और हमें इसके नज़रिए से अमेरिका का देखना चाहिए कि इंडिया के साथ अमेरिका की ये जो ग्लेड आइज़ है, ये ऐसे ही नहीं है। मैंने एक 2014 में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें दो बातें लिखी थी, वो आज जो है लोग बार बार उस आर्टिकल को रेफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा था कि सिविल वॉर इज़ इनएविटेबल इन इंडिया। मैंने, मेरा प्रोजेक्शन था बाई 20, एंड इट वॉज टेक ऑफ बिकॉज डॉक्टर अब्दुल कलाम यूज्ड टू से इंडिया सुपर पावर बाई 2020, और उस वक्त मैंने कहा था कि इंडिया विल नॉट बी सुपर पावर बाई 2020, इंडिया विल बी ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग थर्ड पोल इन ट्राईपोलर वर्ल्ड इन 2030, and by 2050 India will be second pole of bipolar world, and America will be junior partner of India. मेरा प्रोजेक्शन ये था, provided we avoid civil war. So know that America's orientation towards India are वो where someone is on the verge of losing power, जाते जाते अपना थोड़ा सा हेकड़ी दिखाना, थोड़ा सा धमकी देना, थोड़ा दबाव डालना कि शायद डर में आ जाए। पता है अमेरिका को भी कि इंडिया जो है अब उनके प्रेशर में तो आने वाला नहीं है, तो क्या इंड्यूसमेंट क्या होंगे, लालच क्या होगा, और क्या उनको देखे टू कीप इंडिया इन गुड ह्यूमर। कीपिंग इंडिया इन गुड ह्यूमर इज़ बिग चैलेंज फॉर अमेरिका। ये ऐसे नहीं हो गया कि रातों रात बाइडेन कहता है कि हम आपको दे रहे हैं वैक्सीन के रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ऐसे नहीं हो गया। तो अब आर्म ट्विस्टिंग इंडिया को आता है, और ये अमेरिका का ऑफर उसी सोच से चला है। तो वी शुड बी वेरी चारी ऑफ सच ऑफर्स, वी शुड रीड द फाइन प्रिंट्स। जो फाइन प्रिंट्स बॉटम लाइन में है तो वो ज़रूर हमें पढ़ने चाहिए, और अगर लगता है फेस वैल्यू ठीक है, बुद्धिमान आदमी ये कहता है कि संकट के समय में जो भी मिल जाए उसका पूरा फ़ायदा उठाएगा। इंडिया मस्ट कैपिटलाइज ऑन दिस ऑफर, बट ऑल्सो रिमेन वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज सबसे बड़ा अगर बिजनेसमैन है वर्ल्ड में तो अमेरिका है। अमेरिका ने हर ट्रेजिडी में, हर त्रासदी में अपना फ़ायदा उठाया है, चाहे किसी भी तरह की वर्ल्ड वार हो या एपिडेमिक हो, किसी भी जियो पॉलिटिकल जहाँ क्लैशेस हुए हैं, सबसे बड़ा गेनर तो इवन इराक को बर्बाद कर दिया, और इराक से पैसा भी ले रहा है कि तुम्हें बर्बाद करने का जो हमारा खर्चा हुआ वो पैसा दो। अजय सुना है कि इसको कहते हैं कि झींगड़ा मारे और रोने भी ना दे। इराक को बर्बाद कर दिया कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो कहीं मिले नहीं। पूरा बर्बाद करने के बाद वो बर्बादी की जो कॉस्ट है वो भी अमेरिका इराक से वसूल कर रहा है, तो फ्री में तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। के साथ जो दोस्ती चलती थी पाकिस्तान की, और भारत की जो रशिया के साथ दोस्ती चलती थी, वो कई दशक से चल रही है। अब थोड़ा सा पावर इक्वेशन में चेंज हुआ, और रशिया जो चाइना
को भले ही कम्युनिस्ट कंट्री के हिसाब से एक आइडियोलॉजिकली अलाइंड कंट्री के हिसाब से देखता हो, बट चाइना और रशिया कोऑपरेशन वाज नॉट वेरी प्रोनाउंस्ड, इट वाज नॉट वेरी वेल नोन ऑल्सो। जितने भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर में उनके कोऑपरेशन थे वो डेवलप अभी होने शुरू हुए हैं इन्हीं 5 साल में, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि उससे पहले तो जो हुआ है वो सिर्फ एक यूएन के लेवल पर जो कंपल्शन है, डब्ल्यूटीओ के जो कंपल्शन है उसके हिसाब से जो ट्रेड वगैरह उनके चल रहे थे वो बड़े मिनिमल लेवल पर चल रहे थे। अब ये जो रशिया का और चाइना का एक दूसरे के गले में बाँह डाल के अंतर्राष्ट्रीय गलियारे में घूमना है, वो बड़ा नेचुरल नहीं है। और इसलिए मेरे जैसा आदमी तो इसको शक की नज़र से देखता है। ये प्रोजेक्ट अवताई वाला जो जिसका आपने ये साइन तो हो गया, जो इनिशियल जो है रस्म उल्फत जो वो फ़र्ज़ तो अदा कर दिए, साइन हो गया। अब ये ग्राउंड पर कब मेटेरियलाइज होना है और उसकी क्या कीमत रशिया वसूल रहेगा और क्या कीमत चाइना वसूलेगा, ये देखने की बात है। क्योंकि इन दोनों के तरफ ऐसा नहीं है कि चाइना को हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा गैस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। चाइना के अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो वेल नोन रिसोर्सेज हैं, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं चाइना को। रशिया से जो गैस इनको ऑगमेंट करेगी वो है एम्बिशियस प्लान है। उसको ध्यान में रखकर आज से 5 साल के बाद चाइना का क्या आकार और प्रकार होना है उसको ध्यान में रखकर है। 10 साल के आगे उनका जो प्लानिंग है उसको ध्यान में रखकर है कि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरह से बढ़ेगी। और ये नेचुरल ग्रोथ के प्रोजेक्शन के हिसाब से नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। डॉक्टर साहब कहूँ कि आज की एनर्जी रिक्वायरमेंट चाइना की मीट आउट हो रही है, सेल्फ सफिशिएंट है। तो रशिया से मंगा के इस गैस का उसने करना क्या है, कहाँ कस्टमर है, कहाँ लैंडफॉल होगा और कहाँ इनके टैप ऑफ होंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये सर्व करेगी, चाइना में मेनलैंड में या कहीं और जगह भी ये डाइवर्ट होगी, ये पता नहीं है। लेकिन चाइना आज से करीब 10 साल आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर चुका है जो गैस आ जाएगी और वो उनको क्या डाइवर्जन देगा और कहाँ कहाँ वो गैस पहुँचेगी ये हमें पता नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं वो ग्राउंड पर ये देख रहे हैं कि रशिया ने कहा कि पॉइंट ए से हम गैस को आप देंगे और चाइना में पॉइंट बी पर ये डिलीवर हो जाएगी। वहाँ पर उसने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से क्रिएट कर रखे और आगे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी है ये पता नहीं है। बड़ा डबियस गेम है। लेकिन आज रशिया जब पाकिस्तान के साथ वॉर गेम्स कर सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकता है, ओवरलुकिंग एंड अवॉइडिंग इंडिया, तो आप ये देखिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। तो रशिया जो ट्रेडिशनल पार्टनर होता था इंडिया के साथ, अब इंडिया के साथ वॉर एक्सरसाइज नहीं होती है, अब पाकिस्तान के साथ होती है। अभी इनके पैक्ट जो होते हैं इंडिया के साथ नहीं होते। इंडिया इज़ नो मोर दे प्रीफर्ड बिजनेस पार्टनर, चाइना इज़ बिजनेस पार्टनर। तो it is money game and power game, and probably with like I said, my projection, India will be superpower and America will be junior partner. Maybe Russia will be junior partner with China, because after Putin nothing, there is big question mark. And in China their communist parties कितने बड़े बड़े नेता है, आजन्म प्रेसिडेंट बने हुए डेंग जियाओपिंग, अब जिनपिंग, तो पता कुछ नहीं। तो आगे यहाँ तो स्टेबिलिटी है, लेकिन रशिया में पुतिन के आगे कोई पता नहीं है। आज की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि चाइना के साथ जूनियर पार्टनर रशिया होगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से नेचुरल पार्टनर, नेचुरल अलाई होने चाहिए आइडियोलॉजिकली। स्ट्रेटेजिक अलाई अब ये बन रहे हैं, जैसे अमेरिका जो है, आफ्टर फ्यू ईयर्स वी विल प्रोबेबली इन आवर ओन लाइफ वी विल सी दैट ये होने वाला कि सुपर पावर इंडिया बन जाएगा और चाइना सपोर्ट करेगा। तो मेरे साथ गैस पाइपलाइन मस्ट बी पुट इन बैक बेंच, नाउ फोल्डेड एंड पुट इन एनवलप एंड फॉरगॉटन इन टॉप शेल्फ समवेयर इन आर्काइव्स। इंडिया हैज़ गॉट एवरीथिंग टू लूज
nothing to gain. Turkmenistan, everything to gain, nothing to lose. And in between, they are two rogue nations. So let's forget Tapi. Think about better option.